अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कुर्बतें जो है ना वो बढ़ रही हैं। तहरीके अदम एतमाद की बातें फिर से सर उठा रहे हैं। कल तक जो नून लीग नाना करती थी, बिलावल से कामयाबी की गारंटी मांगती थी, आज वो खुद तहरीके अदम एतमाद पर गौर कर रही है। क्या शहबाज शरीफ ने बिलावल की मानना शुरू कर दी है? लीग नून की सोच है, हम समझते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो जरूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। लेकिन सेनेट के अंदर हमने देखा कि जहां नंबर्स हमारे पास थे वहां भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात हुई है, आपको क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हजरत से इसके ऊपर बात हुई है और यही तय पाया है कि पीडीएम का जो अगला सरबराह इजलास होगा उसमें ये बतौर एजेंडा आइटम होगी बात, और उसके ऊपर भरपूर मुशावरत के बाद फैसला दिया जाएगा। तो नाज़रीन, लीगी रहनुमा कह रहे हैं इमरान खान को हटाने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शहबाज शरीफ के साथ बात करके उन्हें लॉन्ग मार्च में साथ लेकर चलने के हक में हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर लॉन्ग मार्च को ही बेहतर समझते हैं। तो अगर वो पहले निकल रहे हैं और उसके बारे में वो लीडर अपनी से बात करते हैं और अगर मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनकी बात को मुनासिब जाना तो इसमें पीएम शामिल हो सकती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर मिलकर लॉन्ग मार्च करने को राजी हो गए हैं तो क्या मौलाना साहब का फिर क्या होगा? क्या एक बार फिर मौलाना मार्च में अकेले ही मार्च करेंगे? क्या पीपल्स पार्टी का ये मूव पीडीएम में दरार डालने के लिए ही है? हालिया कौमी असम्बली के इजलास में भी बिलावल अपनी तकरीर में शहबाज करते नजर आए और शहबाज शरीफ भी वाह वाह करते नजर आए। 27 बाहिमी चल रही थी भाई। %5 टैक्स का इजाफा कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, नोटबुक्स पे। शहबाज शरीफ साहब तो मुफ्त लैपटॉप बांटते थे। शहबाज शरीफ साहब तो मुफ्त लैपटॉप बांटते थे। बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब ने एक बड़ी पुरमक्स तकरीर की है। शहबाज शरीफ साहब तो मुफ्त लैपटॉप बांटते थे और बहुत खूबसूरत दलाइल दे के बातें की, मुफ्त लैपटॉप पुरमक्स तकरीर की है। अगर आप शहबाज शरीफ साहब का मुतालबात मानते, ज़रदारी का बात मानते, जो मुआशी पॉलिसी है वो उससे बेनिफिट करता। खूबसूरत दलाइल दे के बातें की, पुरमक्स तकरीर की है। आप जो अपोजिशन का सख्त मौक़िफ़ है आप उसको IMF के नेगोशिएशंस में इस्तेमाल कर सकते थे। बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब ने एक बड़ी पुरमक्स तकरीर की है, पुरमक्स खूबसूरत तकरीर की है। अब नाज़रीन, हालात तो बता रहे हैं कि बिलावल और शहबाज मिल बैठेंगे, लेकिन फिर मरियम का क्या होगा? क्या वो इस इत्तेहाद से इत्तेफाक करेंगी? बात करने के लिए आज जहमत दी है मैंने सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सर जावेद अब्बासी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद आपको कहूँगी। इसके साथ साथ हाफिज़ हुसैन अहमद साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सियासतदान हैं, JUI से उनका ताल्लुक है, उनको भी खुशामदीद। जावेद अब्बासी साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। सर, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनकी कुर्बतें जो इस वक्त बढ़ रही हैं सर, वजूहात क्या है? आज असेंबली में बिलावल शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। क्या फिर से किसी इत्तेहाद की तैयारियां हो रही हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, हमारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं पार्लियामान के अंदर, और पार्लियामान के अंदर हमेशा हमारा आपस में इत्तेफाक रहा है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, आपने सुना होगा कि बहुत दफा कहा है और कुछ अर्सा पहले कहा था शहबाज शरीफ साहब को कि हम आपके साथ हैं, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए हम आपके साथ हैं। इसलिए साथ हैं, इस हुकूमत ने मुल्क में रहने वाले लोगों का जीना जो है वो मुश्किल कर दिया है। उसके बाद जो महंगाई की सूरत में सॉरी, फिर दोबारा आप बोले या मैंने सुना नहीं। उसके बाद फिर सर्टिफाइड चोर भी कहा था। नहीं, मेरा ख्याल है ये बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं, पुरानी बातों को हम ले नहीं आते। बाज़ दफ़ा सियासी जलसे होते हैं, वहाँ की और रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्शन कैंपेन की और रिक्वायरमेंट होती है। ज़ाहिर आप इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं तो सख्त बातें भी कभी कर लेते हैं, लेकिन पार्लियामान के अंदर बैठकर हमने वर्किंग रिलेशन हमारा अच्छा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और दूसरी सियासी जमातों के साथ। और वो इसलिए भी ज़रूरी है कि अपोजिशन की सारी सियासी जमातें ये समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत मुश्किलात में फंस चुका है। हमारी जो इक्तिसादी पोजीशन है, जो हमारी इकानमी तबाही के दाने पे खड़ी हो गई है, जो IMF के सामने हमने अपने आप को सरेंडर कर लिया है,
जो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। आप देखेंगे चीजें की कीमतें कहां पहुंच गई है। पार्टी के साथ बजट लॉन्ग मार्च में चलने पर गौर कर रहे हैं आप लोग? एक आखिरी जुमला कह दूं जी कि इस बजट जो बजट अभी मनी बजट इन्होंने पेश किया है, सबका ख्याल है कि अगर इसको ना रोका गया तो इससे महंगाई का और तूफान आएगा। क्योंकि IMF की कंडीशन जो है, IMF ये कह रहा है कि पाकिस्तान पर और दबाव डालने के लिए महंगाई ज्यादा करें। लिहाजा हम सारे मिलकर इसका रास्ता रोकेंगे। लॉन्ग मार्च के कैसे रोकेंगे सर? 27 तारीख को शामिल हो रहे हैं, गौर कर रहे हैं इस पर? देखिए जी, ये फैसला सियासी जमात आपस में बैठेंगी। आज मियां शहबाज शरीफ साहब और मौलाना साहब की भी आपस में एक अच्छी खुशगवार मीटिंग हुई है। जो टाइम नजदीक आएगा हमारी पीपल्स पार्टी की आपस में मीटिंग होगी और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह लीडरशिप को बड़ा फैसला करेगी। वो फैसला जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी हो, वो फैसला जो इस मुल्क से, इस हुकूमत की जान किसी तरह छुड़ाई जाए, उस हर अमल में हम उसके हर एक के साथ शामिल और शाना बिशाना होकर चलेंगे। सर वैसे 23 मार्च को ऑब्वियसली हुकूमत की जानिब से भी ये कहा जा रहा था 23 मार्च को, क्योंकि परेड होती है वहाँ पे, इंटरनेशनल गेस्ट भी इनवाइटेड होते हैं, तो सर वैसे भी उस दिन मुनासिब नहीं लग रहा था। तो आप लोग भी क्या ये 27 तारीख को, 27 फरवरी को जो पीपल्स पार्टी लेकर काफिला निकल रही है, उस लश्कर में आप भी शामिल होने जा रहे हैं सर? मैंने पहले जिस तरह की आपके सवाल के कि ये फैसला बहरहाल सियासी जमातें बैठकर करेंगी। हम PDM के प्लेटफॉर्म पर सारे इकट्ठे हैं, हम वार फैसला होगा जो PDM की प्लेटफॉर्म पर। तो ये ज़ेरे गौर है सर, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल ज़ेरे गौर है और ये बिल्कुल है और पाकिस्तान पीपल पार्टी की लीडरशिप भी बात करेगी। मुझे यकीन है कि वो भी अपने तौर पर रिक्वेस्ट भी शायद करें या वो भी कहें कि मिलकर हम सारे मिलकर पाकिस्तान की आवाम की जान छुड़ाना चाहते हैं इस हुकूमत से। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में खुशहाली आए, हम चाहते हैं कि इस मुल्क से महंगाई खत्म हो, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में IMF ने जो शिकंजे में पाकिस्तान की इकानमी और पाकिस्तान की सालमियत रख ली है, इससे छुटकारा हासिल हो। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में गवर्नेंस के जो इशू है, आपने देखा कि जो हुकूमत एक मरी का इशू नहीं डील कर सकी, कई जाने जाया हुई है, इनके जिम्मे अगर ज्यादा देर रह गई ये पाकिस्तान क्या असर कर लेंगे। अच्छा सर, एक और भी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक एतमाद की बात करती रही, मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमेशा इस बात पर एतराज किया जाता रहा कि नंबर गेम ही पूरे नहीं है, कैसे करेंगे। आज शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात हुई है तहरीक अदम एतमाद के मामले पर। पहले आप लोग कुछ और कह रहे थे, पर अगर अब बात हो रही है तो सर कैसे होगी, है होगा कैसे ये? देखिए हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि जब भी अददी तादाद पूरी हुई, अब हवाओं के रुख बदल रहे हैं, उनके इत्तेहादीस जो हैं अब उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। एक बहुत बड़ा खुद PTI के अंदर एक बहुत बड़े लोग हैं जो इस वक्त अपनी नई सफबंदी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि इन हालातों में हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इन हालातों में हम आवाम के पास नहीं जा सकते। ये जो महंगाई का तूफान है, ये जो गुर्बत बढ़ रही है, ये जो कीमतें बढ़ गई हैं, ये जो डॉलर कहां पहुंच गया है, ये जो IMF की कंडीशनें मान रहे हैं, आपने देखा नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में सर तो अब ऑपोजिशन को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि जिन खुफिया हाथों की आप लोग बात किया करते थे वो खुफिया हाथ सरक चुके हैं, अब आप लोग कामयाब हो जाएंगे सर? हमें यकीन है कि वो खुफिया हाथ भी अब ये सोच रहे हैं कि ये बड़ी नालायक टीम है, ये डिलीवर नहीं कर सकेगी, इससे महंगाई बढ़ी है, इससे मुल्क के हालात बड़ी मुश्किलात में, और कोई भी पाकिस्तानी जो इस पाकिस्तान के लोगों के साथ मोहब्बत रखता हो, जो इस मुखलिस हो, वो चाहता है कि पाकिस्तान के ये हालात बड़े गंभीर हो गए। मुझे यकीन है कि वो सारी जो जमातें जो गई थी इनके साथ हुकूमत में, वो भी ये सोच रही है, और अगर बाकी भी कोई है तो वो ये जरूर सोचेंगे कि आप इनसे जांच जितना जल्दी हो सके इनसे जुड़ान तो ये अदम एतमाद का जो ऑप्शन है बासी साहब, ये लॉन्ग मार्च से पहले के लिए ज़ेरे गौर है या उसके बाद का ऑप्शन है? ये सारे कार्ड है, ये टीवी शो में, एक टीवी शो में कहाँ बताए जा सकते हैं, ये तो वक्त आने पे चीजें जो है वो आपके सामने लाएंगे इंशाल्लाह। सर कोई कार्ड तो खोले ना, कुछ तो बताएं कि क्या आप लोग पहले क्या करने जा रहे हैं? तहरीक अदम एतमाद पहले लाने जा रहे हैं या पहले आप लोग 27 फरवरी को आप मर्ज होने जा रहे हैं और उसके बाद लॉन्ग मार्च के लिए निकलने वाले हैं? सर ये सारी ऑप्शन जो है वो कार्ड्स पे हैं, कोई ऑप्शन किसी वक्त भी इस्तेमाल की जा सकती है। हाँ ये जरूर है कि सारी सियासी जमातें मिल बैठकर इस पे एक लाएमल अख्तियार करेंगे और उसके लिए काम हो रहा है। सर ये कब होगा? क्या बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस हवाले से बातचीत हो रही है, होने की कोशिश की जा रही है? सर बिल्कुल हमारे राब्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से, हमारी लीडरशिप से सारे बिल्कुल हर एक चीज डिस्कशन हो रही है, मुख्तलिफ हमूर पर डिस्कशन जारी है, और इंशाल्लाह इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ा वो उठाएंगे ताकि पाकिस्तान की आवाम की जो मुश्किलात है उनमें कमी ला सके, पाकिस्तान की आवाम की जो जिंदगी है उनमें आसानी ला सके, ये जो महंगाई का तूफान है इसे खत्म हो सके, और ये हुकूमत से
ना गवर्नेंस ठीक हो सकी, ना इकानमी ठीक हो सकी, ना बहाली आ सकी, ना खुशहाली आ सकी। लिहाजा इनसे जान छुड़ाने के लिए अब हम सारे मिलकर जो भी कदम बेहतर हुआ उठाएं। सर सियासी बयानिए के तौर पर तो चलें, ये बात समझ आ रही है, लेकिन वैसे सर नंबर गेम अगर देखा जाए तो ये तहरीक अदम एतमाद वाली बात कैसे मुकम्मल हो सकती है? सर सेनेट में आपके नंबर्स अच्छे थे, वहाँ आपका नंबर गेम पूरा था, लेकिन वहाँ पर आपको शिकस्त हो गई। यहाँ तो आपके नंबर्स कम है, ऑपोजिशन में है आप लोग, तो ये तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करेंगे कैसे? ये पाकिस्तान में बदलती हैं हालात ऐसे बदलते हैं, बात सूरत ऐसी होती है कि वही जो नंबर्स जो हैं वो बड़े ज्यादा नजर आते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, उस वक्त ऐसा ही हुआ, लेकिन मुझे यकीन है कि अब चीजें जो हैं वो बदल गई हैं और अब की बार ये अगर एतमाद हम उसी वक्त लेके आएंगे जब हमें 100% यकीन होगा कि इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी, और अगर हम लेके आए तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। तो सर जो पाकिस्तान में हालात बदलते हैं जिनके बारे में आप लोग बड़ी बात करते हैं, तो क्या उन्होंने ही कोई यकीन दहानी करवा दी है क्या आप लोगों को इस कॉन्फिडेंस की वजह? हमें कोई यकीनदानी की जरूरत नहीं है, ना हम किसी की यकीनदानी चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सारे इखलास रखने वाले लोग, वो लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आम आवाम की जिंदगी में आसानी आए, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की इकानमी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाए जहां हम सारे मिलकर भी इसको ठीक ना कर सके। कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान की सालमियत IMF के पास रख दी जाए, कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो बड़ा एक न्यूक्लियर स्टेट है। और मरियम साहिबा भी इन तमाम चीजों के साथ इत्तेफाक करती हैं सर, सारी लीडरशिप मुस्लिम लीग की, जो मियां नवाज पीपल्स पार्टी के साथ मियां शहबाज शरीफ साहब फैसले करते हैं, सारी पार्टी जो है उनके पीछे खड़ी। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं सर लॉन्ग मार्च से पहले? सर नवाज शरीफ साहब जरूर तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह। वो एक बीमारी के लिए गए थे, उनका इलाज मुकम्मल होगा। लॉन्ग मार्च से पहले आ रहे हैं अब्बासी साहब? मैं टाइम के बारे में भी कुछ नहीं कह सकता, सारी सियासी जमात जहां मौजूद है वो अपना कर रही है, जब जरूरत होगी तो इंशाल्लाह मियां साहब अपने इलाज से फारिग होंगे तो जरूर तशरीफ बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जब साथ आप मौजूद थे। हाफिज हुसैन अहमद साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। आप सीनियर सियासतदान हैं सर, JUI, नून लीग, पीपल्स पार्टी को भी आप बहुत अच्छे तरीके से, इनकी केमिस्ट्री को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आपको सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी में लॉन्ग मार्च या अदम एतमाद पर इत्तेफाक होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया किरण। यहाँ तक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी का, जो PDM बनाई थी जिसने, और सबसे पहले इफ्तिताई तौर पर दावत दी थी, उससे जान छुड़ाने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब को इस्तेमाल किया गया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और इस्तीफ़ों का जो मामला था, जो 26 निकात में सबसे आखिरी ऑप्शन थे, उसको आगे लाकर उनको निकाल दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फरमा रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे, तो कल परसों से जनाब जरदारी साहब से जब ये सवाल हुआ तो उसने कहा कि PDM में जाने का सवाल पैदा नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि PDM के हवाले से यकीनन ये सब चाहते हैं कि हुकूमत चली जाए, लेकिन अब इंतज़ार ये कर रहे हैं कि हुकूमत खुद कब चली जाती है। अब 3.5-4 साल हो गए हैं, जितना अरसा बाकी है, चंद 1 साल 1.5 साल का जो अरसा बाकी है, उसमें भी ये सूरत हाल है कि जो लॉन्ग मार्च है वो इतना लॉन्ग हो चुका है कि अब मार्च की बात की गई है। लेकिन 27 तारीख को जो अगर निकलेगी जनाब पीपल्स पार्टी के रफ़का और साथी, और अगर PDM उसमें जाती है, तो फिर वो अपने ही तूक चाटने वाली बात है कि वो इस्तीफ़ों की वजह से जिन्होंने पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस दिया था, ANP को दिया था, तो फिर अब वो ये शोकाज नोटिस क्या खुद शहबाज शरीफ साहब को भी देंगे। शहबाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर एक मिशन पर है और वो बाकायदा उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि जनाब हम इमरान खान को निकालेंगे, नहीं, ये सारी तगदो जो है वो नाराज़ क़ुव्वतों को मनाने के लिए की जा रही है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जो आज़ादी मार्च की थी, ये रिकॉर्ड पर है कि उसके बाद 13 दिन के बाद मौलाना साहब भी उन्हीं क़ुव्वतों के पास चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के तवस्सुत से गए और फिर उनसे यकीन दहानी पर अपने आज़ादी मार्च को ख़त्म किया। और अभी भी जो खैबर पख्तूनख्वा में जो इनायात हुई हैं वो भी इसी हवाले से है। और यहाँ बलूचिस्तान में मैं बैठा हुआ हूँ, बलूचिस्तान में पहले बाब बनाया गया था,
अब एक सुतेला जो है चचा बनाया जा रहा है और उसमें भी बाकायदा तौर पर उनकी खिदमात हासिल की जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ताल्लुक़ है सियासी जमातों का, तो वो यकजान होकर फैसले नहीं करेंगे, बल्कि वो इसी तरीके से अलग अलग होकर फैसले करेंगे। और ये जो पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश की जा रही है सर, और पीपल्स पार्टी के साथ फिर मिलकर लॉन्ग मार्च करने की बात की जा रही है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो ये सर मुक़्तदर हल्कों के कहने पर किया जा रहा है सर? देखिए, कराची में, सिंध में बाकायदा तौर पर JUI जो तहरीक इंसाफ की मुखालिफ सबसे जमात तस्वर की जाती है, वो उन्होंने बाकायदा तौर पर GDA के प्लेटफार्म बनाकर वहाँ पर तहरीक इंसाफ, JUI, सिंध वतन पार्टी वगैरह और जितने भी हैं वो सब मिलकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। और आपने अभी देखा कि कराची के जो सियासतदान थे, जो पहले MQM के थे, मेयर थे, वो भी पहुंचे मौलाना साहब के पास। तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल खूब समझती है कि सिंध में जो इत्तेहाद उनके खिलाफ बनाया जा रहा है, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि सिंध में ये तमाम जमातें, मुस्लिम लीग वगैरह और मिलकर जो है ना वो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में तहरीक इंसाफ को भी सपोर्ट करें और ये मुत्तफ़िका कैंडिडेट लाएं। और पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी नादान है कि वो यहाँ आकर फिर इनके साथ बैठकर जो है वो तहरीक PDM का साथ देगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि KPK के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं कि ये नवाजिश है, ये इनायत है, यानी ये JUI फे की हकीकी कामयाबी नहीं है सर? देखिए, JUI में जितने भी लोग कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में जिन एरियाज से कामयाब हुए थे, उन एरिया में तो JUI नहीं जीती। जहाँ से कामयाबी उनके MP और MNA को भी हासिल नहीं थी, वहाँ से वो जीत गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब का रवैया बदल गया। और यही बात मैंने शुरू में की थी, आपके इस चैनल से ही मैंने की थी कि जब नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठकर कहा कि फ़ौज को मैं तलकीन करता हूँ कि वो जनरल बाजवा जो आर्मी चीफ है उनको और जनरल फैज़ हमीद दोनों को के ख़िलाफ़ बगावत करें, तो मैंने यहाँ पर बैठकर कहा था कि ये हमारा बयानिया नहीं है। जी जी, तो बिल्कुल मेरे प्रोग्राम में आपने ये बात कही थी। तो जी हाँ, अब मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर हम इस बयानिया को हमने कहा कि ये JUI और PDM का बयानिया नहीं है, तो क्या आज मैं चैलेंज करता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग के हमारे दूसरे लीडरान किराम क्या आज उस बयानिए को दोहराएंगे जिस बयानिए की मैंने तरदीद की है? तो आज वो लोग क्यों रत्बुल लिसान है? आज उन्होंने तोपों का रुख दोबारा क्यों ये किया? मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया था कि जी वो तो इस्लामाबाद के बजाय पिंडी का जाएंगे। मौलाना साहब भी पर सिलेक्टेड हैं सर? देखिए, मौलाना ने खुद कहा था कि हम पिंडी जो जाएंगे और GHQ का मुआसरा करेंगे। उनके भाई ने कहा था कि हम तो कोर कमांडर हाउस का घेराव करेंगे। तो अब वही लोग हैं और वही लोग कहते हैं कि अब जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो सीधे हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि वो सीधे हो गए या आप लोग सीधे हो गए हैं। इसलिए अगर आसान लफ्जों में बता दें, जो JUI के नुमाइंदे KPK में बल्दियाती इंतखाबात में मुंतखब होकर आए सर, वो इलेक्टेड हैं या सिलेक्टेड हैं? देखिए, वो कैसे इलेक्टेड हैं, क्योंकि जो कौमी असम्बली है उसमें भी वो कहते हैं कि सारे के सारे धांधली हुई है, लेकिन धांधली ज़्यादा में तारीख अदम एतमाद लाने का मकसद ये है। आप कह दीजिए ना कि वो इलेक्टेड हैं या सिलेक्टेड हैं। हाफिज साहब, क्या मसला है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो मुकम्मल इलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्टेड है। इसी तरह अगर कौमी असम्बली में जो लोग सिलेक्टेड हैं उनको अब इलेक्टेड तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाते हैं तो उसी असम्बली में लाते हैं। जब आप असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाते हैं
या जिस तरह अब्बासी साहब मेरे भाई कह रहे थे कि उस पर गौर किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कौमी असम्बली को आपने इलेक्टेड तस्वुर किया। सही, और बहुत शुक्रिया हाफिज हुसैन अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ रही हूँ, उस्मान मिर्जा केस के हवाले से बात करूंगी। नाज़रीन, उस्मान मिर्जा वीडियो स्कैंडल केस में अहम तरीन हकाइक ने इस वक्त आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मुल्जिमान और मुतासरा दरमियान बात 1.5 करोड़ में तय हुई है। मुतासरा जोड़ा बैरून मुल्क पनाह लेने का ख्वाहिशमंद था। पुलिस ने भी मुतासरीन को सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई, लेकिन वो नहीं माने। सिर्फ लड़की नहीं, लड़का भी अपने बयान से मुकर चुका है। मुतासरा जोड़ा मुल्जिमान को पहचानने से इनकार कर चुका है। जी हाँ, उन मुल्जिमान को जिन्हें वीडियो में वाज़े देखा जा सकता है, वाज़े सुना जा सकता है, वो मुल्जिमान जिनकी इस वीडियो को खुद FIA अदालत में दुरुस्त करार दे चुकी है, वो मुल्जिमान जिन्हें उन दोनों ने शनाख्ती परेड में न सिर्फ शनाख्त किया था, बल्कि ये तक बताया था कि उस दिन उन्होंने कपड़े कौन से पहन रखे थे, किस रंग के पहन रखे थे। जिस भेड़िए की गलीज शनाख्त पर पूरा मुल्क उसे पहचानता जानता है, नहीं पहचानती नहीं जानती तो ये मुतासरा लड़का लड़की हैं जो इसे नहीं पहचानते हैं। लेकिन बेहतरीन खबर इसमें यह है कि रियासत ने खुद इस केस की पैरवी का फैसला किया है। पहले भी रियासत मुद्दई थी, इसलिए कहा जा रहा था कि लड़की के मुनहरिफ होने से केस ख़त्म नहीं होगा। पर्सनली मलिका बुखारी साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। अलबत्ता मुल्जिमान की सज़ाएं कम ज़रूर हो सकती हैं। रियासत इसे टेस्ट केस बनाना चाहती है, लेकिन अभी बहुत से स्टेजेस मरहले बाकी हैं। मसला सिर्फ इतना नहीं है कि उस्मान शराब के नशे में धुत क्या करता रहा, मसला यह है कि इस मुल्क में शराब भी शहद बन जाती है। सजाए मौत का कैदी 11 महीने तक प्राइवेट अस्पताल में अय्याशियां करता फिरता है। फवाद चौधरी का ये बयान खुशाइंद है कि उस्मान मिर्जा, GT रोड रेप केस और शाहरुख जतोई जैसे मुकदमात निज़ाम इंसाफ के लिए चैलेंज है, लेकिन फवाद साहब निज़ाम इंसाफ के लिए ना सानिया साहिवाल भी चैलेंज है, उसामा सत्ती कत्ल केस भी एक बड़ा चैलेंज है। मेरे साथ साबिका वकील जो इस केस में लड़का लड़की के वकील थे वो मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी सर। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, इस केस में मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ रुपए की डील होने की बातें सामने आ रही हैं। आप उनके वकील रह चुके हैं, क्या कभी आपसे इस तरह का कोई जिक्र किया गया, इस तरह की किसी पेशकश का बताया गया, या मामलात बाला ही बाला तय हुए और आप तक कोई खबर नहीं पहुंची? जी बहुत शुक्रिया किरण साहिबा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इससे कबल भी हम इसी केस के हवाले से एक सेशन आपके साथ कर चुके हैं, जब ये बिल्कुल अपने आगाज़ में था ये केस, तो उसके हवाले से आपने और ओवरऑल मीडिया ने जिस तरह रोल प्ले किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, और उसमें मुझे मौका मिला एक दफ़ा आपके साथ शरीक होने का प्रोग्राम में इस इशू के ऊपर। देखिए, मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी और फिर ये गुजारिश करता हूँ कि मैं फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग इस केस के साथ एसोसिएट रहा हूँ, बीइंग द काउंसिल ऑफ विक्टिम्स। इन मुतासरा लड़की और लड़के की जानिब से मैं वकील रहा हूँ इनका बिल्कुल स्टार्ट से इस केस में, और ये केस फिर मुख्तलिफ स्टेजेस से होता हुआ इस स्टेज तक पहुंचा कि गुज़श्ता रोज विक्टिम्स की एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड होना थी, और उसके लिए ज़ाहिर है हमने उसके लिए तैयारी के सेशंस भी किए, उसके लिए हम अपनी पूरी प्रिपरेशन हमने की थी, क्योंकि बड़ा वाइटल पार्ट होता है विक्टिम्स की एविडेंस किसी भी केस के अंदर। तो गुज़श्ता रोज से एक रात कबल तक मेरे साथ राब्ते में भी थे विक्टिम्स, और हम उस केस की तैयारी के बारे से डिस्कशन भी करते रहे, और लेकिन गुज़श्ता रोज मेरा उनके साथ राब्ता मुनक़ता हो गया सुबह के बाद से, और फिर उसके बाद उन्होंने लेट आवर्स में एक फ्रेश काउंसिल को इंगेज करके वो पेश हुए, और फिर उसके बाद की जो कार्रवाई है वो आपके मीडिया के और कोर्ट के सामने है। तो जब तक मैंने इस केस में विक्टिम्स को, मुतासरीन को रिप्रेजेंट किया, मैं उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस, उन्हीं की डायरेक्शंस और उन्हीं की ऑथराइजेशन के नतीजे में कोर्ट में रिप्रेजेंट करता रहा हूं, और पूरी प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करके हम इसमें अपनी प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटीज को पूरा करने की कोशिश करते रहे। मेरे साथ मेरे नॉलेज में कल से पहले तक मेरे नॉलेज में लेकर क्यों आए हैं? नहीं, देखिए, लीगली स्पीकिंग तो किसी भी क्लाइंट का राइट होता है कि जब चाहे कोई नया काउंसिल वो इंगेज कर सकता है, लेकिन जो आपने पहले बात की ना किरण साहिबा, मुझसे गुज़श्ता रोज से कबल मेरे साथ कभी इस किस्म की कोई इंटीमेशन मुझे उन्होंने नहीं की थी कि इस तरह के कोई मामलात हैं। तो ज़ाहिर है बीइंग ए काउंसिल हम पूरा केस डिस्कस भी उनसे करते रहे हैं। हमारी क्या डिस्कशंस होती रही, ज़ाहिर है कि वो काउंसिल और किसी किस्म की ऑफर की ये बात आपसे कभी भी नहीं की। देखिए, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई इस किस्म की डील किसी किस्म की हुई है या कोई, क्योंकि मैं उनका काउंसिल रहा हूं और उनको रिप्रेजेंट अपनी बेस्ट प्रोफेशनल
आप कह लें कि सलाहियतों के साथ उनको करता रहा हूं इस केस में। मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज नहीं। आप अगर मीडिया को बात करते हुए एक अलग बात है। अच्छा, मैंने जब तक इस केस में उनको रिप्रेजेंट किया, हसन साहब, क्योंकि ऑब्वियसली आप केस देख रहे थे, मुसलसल डिस्कशन होती रहती होगी, तो आपको कहीं ऐसा फील हुआ कि ये प्रेशराइज्ड है? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये मुख्तलिफ जो आम लेमैन डिस्कशंस तो चलती रहती हैं आगे दाएं बाएं से, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने मुझे कभी कोई इंटीमेट नहीं किया। इसकी वजह यह है कि मैं इस पे जरूर जिक्र करूंगा कि ओवरऑल हमारे पूरे सिस्टम ने, पूरी स्टेट हायरार्की ने, हमारी पुलिस ने, हमारी कोर्ट्स ने, हमारी प्रोसिक्यूशन सिस्टम ने, बहुत मीडिया ने, सोशल सर्कल ने, सोसाइटी ने ओवरऑल बहुत पॉजिटिव रोल इसके ऊपर प्ले किया। हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, हमारी मैजिस्ट्रियल कोर्ट हो इस्लामाबाद की, या हमारी जेंडर बेस्ड वायलेंस की जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अतार रबानी साहब की कोर्ट है, उन्होंने बेहतरीन अंदाज से इस पूरे ट्रायल को कंडक्ट किया, इस अंदाज में कि ना विक्टिम्स के राइट्स मुतासर हों, ना एक्यूज के राइट्स मुतासर हों, और ना प्रोसिक्यूशन का किसी किस्म का राइट जो है वो कर्टेल हो। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये सारा मामला हो गया और बिल्कुल ही अब केस की नौयत मुतासर लड़के लड़की की तरफ से पलट गई, तो कल जब ये अदालत आई, बॉडी लैंग्वेज क्या थी खातून की? मैं जब मेरा इनके साथ चूंकि राब्ता नहीं था, तो मेरी इनके साथ कोई मुलाकात कल नहीं हुई, क्योंकि मेरा इनके साथ राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया था, यानी गुज़श्ता रोज से एक शब्द पहले के बाद। इस मुकदमे में रियासत के मुद्दई है, कोर्ट के साथ नॉलेज में मैंने ये बात लड़की के बयान वापस लेने से केस पर बार-बार प्रेशराइज कर रही थी। मैं जरा चाह रही हूँ, मैं आपसे ना इसके कानूनी नुक्ता नजर समझ सकूं कि अगर लड़की ने अपना बयान वापस ले लिया है, स्टेटमेंट से मुकर गई है वो, तो केस के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? सिर्फ शवाहिद इतने हैं कि इनके बलबूते पर उम्र कैद जैसी सख्त सजाएं हो सकें जो शामिल की गई हैं, दफात लगाई गई हैं? देखिए, इसमें मैं ज़ाहिर है आप भी जानती हैं कि चूंकि मैं इसमें सभी जानते हैं कि इसमें काउंसिल इंगेज रहा हूं उनकी जानिब से, फिर मैटर वैसे भी सब जुडिस बिफोर द कोर्ट है, अभी पेंडिंग है, केस खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा किसी केस पर असरअंदाज होने के लिए या कोई प्रेडिक्शन तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा कि इस केस में दो के बड़ा वाइटल पीस ऑफ ट्रायल होता है, बड़ा वाइटल पार्ट होता है ट्रायल का, कि जो विक्टिम्स की एविडेंस होती है। तो कल एक नई सिचुएशन अराइज हुई है कोर्ट के सामने, लेकिन लीगली स्पीकिंग कोर्ट्स ने इस केस में भी और किसी भी और केस के अंदर कोर्ट्स ये करती हैं कि इन टोटलिटी पूरी की पूरी एविडेंस को देखती हैं। अभी तक इस केस के अंदर 14 गवाहान जो हैं वो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसमें पुलिस के एहलकारान भी हैं, जिसमें FIA साइबर क्राइम विंग के जिम्मेदारान भी हैं, जिसमें कंप्लेनेंट इस केस के भी हैं। तो ये और उसके बाद ये सबसे अहम मरला जो था वो विक्टिम्स की और इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनकी एविडेंस थी। तो कल एक नई सिचुएशन अराइज हुई है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई। एज पर माय इंफॉर्मेशन जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ या जो कोर्ट की कार्रवाई हमें मालूम हुई वो यही है कि अभी प्रोसिक्यूटर जो है इस केस के, वो प्रोसिक्यूटर हसन अब्बास, वो इन पे क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं विक्टिम्स की स्टेटमेंट के ऊपर। अच्छा, तो वो भी प्रोसेस चलेगा, नेक्स्ट डेट पर भी चलेगा। इस्मत दरी हसन साहब, यह उस पर मजबूर करने की दफा है, लड़की के बयान से मुनहरिफ हो जाने के बाद क्या इन दफात पर भी असर पड़ेगा? और अगर ये सीरियस चार्जेस निकल जाते हैं दफात में से, तो फिर मुल्जिमान के लिए जमानत आसान नहीं हो जाएगी? देखिए, मैं इस पे कोई बहुत ज्यादा डीपली कमेंट करने की पोजीशन में हम नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 354A जो है, किसी टू स्ट्रिपिंग ऑफ द क्लॉथ्स ऑफ एनी वीमेन एंड गिविंग इट अ पब्लिक व्यू, वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अंदर आता है, जिसकी सजा डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। इस तरह रेप की दफात इस केस के अंदर शामिल है, इस तरह इसके अंदर दीगर दफात भी शामिल हैं। 5062 इसके अंदर एडिड है। बहुत सारी दफात इसके अंदर नॉन कंपाउंडेबल है, नाकाबिले सुलह और नाकाबिले राजीनामा इसके अंदर बहुत सारी दफात शामिल है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम ठीक है, तो फिर अभी जा सकती है कि इस केस के ऊपर अच्छे नताइज, जो आवाम ऑब्वियसली इस पर बड़ी परेशान थी, अच्छे नताइज हमें इंशाल्लाह मिलेंगे। ब्रेक ले रही हूँ, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन आपको। सिंध हुकूमत ने जमात इस्लामी के मुतालबात मानने से साफ इनकार कर दिया है। सईद गनी कह रहे हैं जमात इस्लामी ज़िंदगी भर भी असेंबली के सामने बैठी रहे तो भी 2001 का बल्दियाती कानून नहीं आएगा। जमात इस्लामी से ही मुझे नईमुर रहमान साहब ज्वाइन कर चुके हैं, खुशामदीद कहूँगी आपको। तो सर, फिर ज़िंदगी भर बैठने का इरादा है नईमुर रहमान साहब? क्योंकि सिंध हुकूमत ने तो कह दिया है आप लोग ज़िंदगी भर बैठे रहें तब भी चेंज नहीं हो सकता। वो जिसको आप काला कानून कह रहे हैं वो गोरा नहीं हो सकता। असल में वो सईद गनी खासखेली साहब की मर्जी है, जो चाहें कहें,
लेकिन मसला ये है कि मैं ये कह ही नहीं रहा कि 2001 का कानून या 2005 का या 2013 का। हम कह रहे हैं हमने एक मुतालबात की फहरिस्त दी है जिसमें सबसे अहम तरीन बात यह है कि मेयर का इंतखाब बराह रास्त होना चाहिए। कराची की यूनियन कमेटियों के जो नंबर्स हैं वो जिस तरह आपने अदर दिन कराची पैरिटी यानी बराबरी के उसूल की बुनियाद पर अगर 20,000 की आबादी पर आपने अदर दिन कराची यूनियन कमेटी बनाई है तो कराची में भी 20,000 की बुनियाद पे बनाइए, 65,000 पे ना बनाइए। ये हमारा मुतालबा है। KDA को, MDA को, LDA को, वाटर बोर्ड को, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मेयर के मातहत कीजिए। जितनी डिस्पेंसरियों और अस्पतालों और तालीमी इदारों पे आपने कब्जा किया है वो वापस शहरी हुकूमत को दे दीजिए। बाइख्तियार बनाइए। आप उसे 1 के लीजिए, 5 के लीजिए, 13 के लीजिए, 21 के लीजिए, ये आपका मसला है। आपको बाइख्तियार बनाना है आइन के मुताबिक। हमारा और मुतालबा कोई नहीं है। एक्सपेंड कर रहे हैं ना सर, तो ये इशारा फैसल जो ब्लॉक करने आप जा रहे हैं ये अलामती तौर पर ब्लॉक किया जाएगा या मुकम्मल बंद करेंगे, और कब तक ब्लॉक रखने का प्लान कर रहे हैं? देखें, सीधी बात यह है कि हम पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। आप देखें आज 13वां दिन ख़त्म होने जा रहा है। तो इन 13 दिनों में किसी की नक्सीर नहीं फूटी, किसी को पत्थर नहीं मारा, किसी पे गोली नहीं चलाई। पुरअमन तरीके से ये धरना एक मरकज़ बन गया। पूरे शहर का लोग आ रहे हैं और इज़हार यकजहती कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ये भी हमारा जमहूरी हक़ है कि हम शाहराहों के ऊपर धरना दें। मुझे बता दें कि कौन से कानून में है कि आप शाहराह पे धरना दे सकते हैं। आईनी हक़ है, जमहूरी हक़ है। जब असम्बली में नहीं सुनोगे, जब असम्बली के बाहर नहीं सुनोगे तो बाहर भी बैठे रहेंगे तो सड़कों पे भी बैठेंगे। नहीं, इंशाल्लाह आज ऐलान करूंगा मैं रात में। इंशाल्लाह मुशावरत कर रहे हैं, पूरा शेड्यूल देंगे। सिर्फ शाहराह फैसल नहीं, एम ए जिन्ना रोड पे भी बैठेंगे, चौराहों पे भी बैठेंगे, खवातीन भी बैठेंगे, बच्चे भी बैठेंगे। बताइए सर, कब से इम्कान है? क्योंकि काफी दिन तो आप लोग 31 तारीख से तो आप सिंध असेंबली के बाहर बैठे हुए, अब शाहराह फैसल का कब से प्लान कर रहे हैं? ये तो देखें, ये लंबी जंग है और ये समझ रहे हैं कि 3 दिन हो गए इन्होंने मुज़ाकरात की बात की और उसके बाद मुज़ाकरात शुरू नहीं किए। ये बातें शुरू कर दी तो ये हमें आसाब क्या समझते हैं कि हम मान जाए? हम आसाबी जंग करेंगे। आसाबी जंग में भी इंशाल्लाह ताला इनको शिकस्त देंगे, अमली तौर पर भी मौजूद रहेंगे। 2-3 दिन में आप देखेंगे। आज मैं मार्च करूंगा यहाँ से निकलकर, बंस रोड जाएंगे इंशाल्लाह, यहीं से जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। सही, फिर उसके बाद ये सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद और शाहराह फैसल का कब से प्लान कर रहे हैं नईम साहब? शाहराह फैसल पे मैं रात को मार्च में ऐलान करूंगा इंशाल्लाह, जो मार्च करते हुए हम जाएंगे। कि हमारा आगे का शेड्यूल क्या है? एक अंदाजन मुझे बता देंगे आप कब से शुरू कर रहे हैं, ताकि जो गुजरने वाले हैं वो बेचारे पहले से अपना बंदोबस्त कर लेना। नईम साहब, नहीं, वो हम पहले प्लान दे देंगे, आप बेफिक्र रहें। हम पहले प्लान दे देंगे ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, एम्बुलेंसों को कोई तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। ये जमात इस्लामी है, हम जानते हैं। हम इन्हीं शहरियों के लिए जुम्मे तक मुतवक्किल है, इन्हीं 3.5 करोड़ लोगों को पावर करने के लिए। ये जुमा भी हो सकता है, इतवार भी हो सकता है, उससे पहले आज बुध है तो हम ये सिलसिला देखें। इस वक्त भी हमारी एक रैली जो है ना फेडरल बेरिया से चली है और वो यहाँ पर जो है वो पहुंचेगी। वो भी धरने देते हुए आ रहे हैं, कल भी धरने देते हुए। पार्टी कह रही है कि आप लोग जो मुतालबा कर रहे हैं, जो मेयर के आप इख्तियारात मांग रहे हैं, तो केपी में भी मेयर के उस तरह के इख्तियारात नहीं है, उस तरह से इतना पावरफुल नहीं है, एम्पावर्ड नहीं है। उसी तरह से पंजाब में भी यही मामला है, लेकिन एहतजाज आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं और वहाँ पर आप इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी एहतजाज ये वाला लेकर क्यों नहीं जाते सर? अरे देखिए ना, मैं तो कराची में रहता हूँ ना, कराची मेगा सिटी है। कराची जो है मैं जमात इस्लामी की बात कर रही हूं। शहर पाकिस्तान में नहीं, हमने वहां पर भी बात की। देखे, जमात इस्लामी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने कहा इलेक्शन कराओ। PTI चली गई उसके अंदर कोर्ट में कि हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते। ठीक है, वहां पीपल्स पार्टी मुतालबा नहीं कर रही थी इलेक्शन कराने का, जमात इस्लामी कर रही थी। हमारा जो इलेक्टोरल पोजीशन है अपनी जगह, लेकिन जब भी आवाम की बात आएगी आवाम के साथ खड़े होंगे। कराची में वो सख्त पॉइंट ऑफ व्यू आपका केपी में तो नजर नहीं आया, हालांकि वो आपका होम ग्राउंड है सर। नहीं, आप अगर देखते हैं कि मसला क्या होता है, मीडिया पे उस तरह हमारी चीज़ों को कवर भी नहीं किया जाता ना। आप मुश्ताक साहब की पूरी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठाकर देख लीजिए। हमने तो करारदाद पेश कर दी है वहां धरना दिया गया था कि बाकायदा आइन में चैप्टर होना चाहिए लोकल बॉडीज के इख्तियारात का, हुकूमतों के इख्तियारात का। अब PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये जितने भी लोग हैं वो बताएं ना कि वो इसकी हिमायत कर रहे हैं, क्या उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। देखिए, सीधी बात यह है कि हम यहाँ पर जिद्दोजहद कर रहे हैं आवाम के लिए। कराची के साथ जितनी ज्यादती हुई है शायद पाकिस्तान में किसी बड़े शहर के साथ नहीं हुई। हमारे टैक्स होते हैं 42% इनकम टैक्स देते हैं, 54% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम जो है 67% रेवेन्यू दे रहे हैं। पेशावर में मेट्रो बन रही है, लाहौर में बन रही है, पिंडी में बन रही है, मुल्तान में बन रही है, नहीं बन रही तो कराची में नहीं बन रही। तो इसका हक तो हम रखते हैं ना कि हम सबके लिए खुश है, लेकिन हमें भी तो आप एम्पावर करें। तैमूर रहमान साहब आप साथ मौजूद थे। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ी नाज़रीन। आज सिंध हाई कोर्ट में वकार ज़का की जानिब से क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में कानूनी हैसियत देने के लिए दरख्वास्त की समाअत हुई है।
और दौरान समाअत स्टेट बैंक हुकूमत पाकिस्तान उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी है, इसमें करेंसी में कारोबार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें बताया गया कि हाल ही में FIA ने क्रिप्टो करेंसी का स्कैंडल पकड़ा है। लोगों ने मुख्तसर वक्त में पैसा कमाने के लिए डिजिटल करेंसी में सरमायाकारी की। क्रिप्टो करेंसी की इजाज़त देने से फॉरेन करेंसी और गैर कानूनी रकम बैरून मुल्क मुंतकिल हो सकती है। चीन, बांग्लादेश, सऊदी अरब, मिस्र, मराकश, तुर्की समेत 11 ममालिक ने भी मनी लॉन्ड्रिंग और गैर मुल्की करेंसी बाहर जाने के खदशात के पेश नज़र क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी आयद कर रखी है। अब सिंध हाई कोर्ट ने वजारत ख़जाना और वजारत कानून को 3 माह में हतमी तौर पर फैसला करने की हिदायत की है। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों से नाज़रीन 18 अरब रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड की तहकीकात जारी हैं। इस सिलसिले में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऑनलाइन नेटवर्क बाइनेंस ने FIA से रब्ता किया है। इस पर बात करने के लिए मुझे इमरान रियाज साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि सरबराह हैं FIA साइबर क्राइम सेल के। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। सर, ये क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड का इंकशाफ FIA के सामने आया कैसे सर? बाइनेंस की कमेटी बनाने के बाद क्या कुछ उम्मीद है कि पाकिस्तानियों को उनका पैसा, बहुत बड़ी तादाद में ये पैसा जो वापस मिलेगा सर? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन। पहली बात तो ये है कि आपने पूछा कि ये फ्रॉड सामने आया कैसे। कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता करना शुरू किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 20 दिसंबर को, और उन्होंने इस चीज को रेज किया कि HFC नाम की एक ऐप है जो कि 19 दिसंबर को हजारों लोगों का पैसा लेके जो है वो भाग गई है और वो ऐप जो है क्रैश कर गई है। तो जब इसको हमने मजीद डिग आउट किया और काफी लोगों से पूरे पाकिस्तान में मेरी बात हुई, तो इस तरह की 11 ऐप्स जो है आइडेंटिफाई हुई, जिसमें सबसे बड़ी ऐप जो थी दैट वाज HFC, और जो इसके मेंबर्स आइडेंटिफाई हुए जो कि जिसके एविडेंसेस हमें मिले वो 33,000 के लगभग थे। लेकिन मुझे ये कोट किया गया कि जब ये ऐप क्रैश हुई तो उसके बाद लोगों ने इसमें से निकलना शुरू किया, अदरवाइज इसकी तादाद इससे भी ज्यादा थी। तो इसके ऊपर फिर हमने लोगों से रब्ता किया और उनसे हमने जो कराची में, सिंध में आसपास लोग हमारे थे वो हमारे ऑफिस में आए, उन्होंने प्रॉपर कंप्लेंट रजिस्टर की और एविडेंसेस को दिया हमें। उन एविडेंसेस की बेस पे हमने जो है वो इंक्वायरी जो है वो कन्वर्ट की और पूरे पाकिस्तान में जो है हमने 18 अरब, ये बहुत बड़ी रकम है सर। ज्यादातर किन पाकिस्तानियों का पैसा लगा हुआ है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने अभी एक ये सेफ एस्टिमेट लगाया है, खाली एक ऐप पे अगर 33,000 लोग थे तो बाकी दूसरी ऐप्स पे किसी पे 8,000, किसी पे 10,000, किसी पे 15,000। तो मैंने इसको एक कोई डाटा बता सकते हैं ज्यादातर किन पैसों, माफ कीजिएगा, किन शहरों से पैसा लगाया लोगों ने? जी मल्टीपल था, ज्यादा मुझे सेंट्रल पंजाब से जो है वो कंप्लेंट्स आई, सेंट्रल और आपका साउथ पंजाब से, फैसलाबाद, आपका भावलपुर, मुल्तान, इन जगहों से ज्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आई। बट देयर वर कंप्लेंट्स फ्रॉम KPK एज वेल, सवात में, पेशावर में, इन जगहों से कंप्लेंट्स भी आई। तो इन सब का हमने वो जो ऑनलाइन डेटा इकट्ठा कर लिया कि किसके कितने पैसे गए हैं। इमरान साहब, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस बंद हुई हैं तो क्या इनको रेकमेंड भी बाइनेंस ही करता था सर? देखिए यही सवालात हैं जो हमने बाइनेंस से किए हैं। देखिए एक आम जो शहरी है जब वो बाइनेंस पे अपना अकाउंट खोलता है तो उसको कोई गवर्नमेंट ID देनी पड़ती है, जैसे कि हमारे केस में हम पाकिस्तानी पासपोर्ट देते हैं या पाकिस्तानी ID कार्ड देते हैं। नहीं, ये जिन शहरियों से आप लोग अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिन्होंने बताया इस फ्रॉड के बारे में, तो उन्होंने नहीं ये बताया कि उनको रेकमेंड किसने किया? बाइनेंस ने रेकमेंड किया? नहीं, बाइनेंस ने रेकमेंड नहीं सर्च करके। ये मिसकंसेप्शन है, ये मिसकंसेप्शन है। बाइनेंस ने रेकमेंड नहीं किया। इन एप्स के जो एनोनिमस ऑनर्स थे उनका तरीकाकार ये था कि आपने सबसे पहले बाइनेंस पे एक वॉलेट एड्रेस खोलना है, एक अकाउंट खोलना है वहां पे। ये उनकी प्री रिक्विजिट थी उस एप्लीकेशन पे बैटिंग करने के लिए। तो ये उनके कहने पे किया गया। उसके बाद एक जो कस्टमर था जब वो अपना अकाउंट बाइनेंस पे खोलता था तो वहां से वो USDT ट्रांसफर करता था फ्रॉडुलेंट ऐप के अकाउंट के अंदर, उसके वॉलेट एड्रेस के अंदर। और जब वो फ्रॉडुलेंट वॉलेट एड्रेस जो बाइनेंस का था वहां पे ट्रांसफर पैसे होते थे तो ऑटोमेटिकली पैसे वो ऐप में गिरते थे जो कि बैटिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। अब प्राइमेफिशी लोगों को बताया ये गया था कि जी ये आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बैटिंग ऐप थी और आपकी बिटकॉइन की फेक जो वैल्यू है उसके राइज फॉल पे लोगों से बैटिंग करा के तो उनसे पैसे लूट लेते थे। और जब एक बड़ी आपकी कैपिटल बेस बन जाती थी
तो ये लोग पैसा लोगों का लेके गायब हो जाते थे। और फिर एक नई ऐप सामने आती है। यानी इमरान साहब ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली जो इनका कनेक्शन है वो बाइनेंस से बन रहा था, क्योंकि पैसा वहां से ट्रांसफर हो रहा था ना सर? देखिए इनडायरेक्टली नहीं बन रहा था, बात यह है कि हमने तो खाली सवालात किए हैं बाइनेंस से कि आप बताएं कि आपने इनको किस तरीके से रजिस्टर किया। अभी तक तो अगर देखें बाइनेंस जस्टिफाई कर पाता है कि जी हमने इसको एक प्रॉपर एक तरीकाकार था, डॉक्यूमेंटेशन थी, वो सब चेक करने के बाद उनको रजिस्टर किया, तो आगे फर्दर बात चलेगी। और जैसे कि बाइनेंस हमसे राब्ता कर भी चुका है और हमसे कोऑपरेट कर रहा है, तो आई एम वेरी होपफुल कि जी इसमें पॉजिटिव रिजल्ट कोई निकलेगा। अच्छा, और इन एप्लीकेशंस के बारे में इमरान कुछ पता चल सका है? ये ऑपरेट कहाँ से हो रही थी? पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही थी या कहीं बाहर से ऑपरेट हो रही थी? ये कुछ पता चल सका है? इन सब सवालात का जवाब जो है आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा जब हम बाइनेंस से राब्ता किया है और इन्वेस्टिगेट फर्दर चीजों को करेंगे कि ये जो एप्स थी किन लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड थी, ठीक है। और फिर फर्दर हमें इसके आईपी एड्रेसेस मिलेंगे, कहां से ऑपरेट कर। अच्छा, ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं इसमें आपको कोई उम्मीद है और कितने % चांसेस होते हैं रिकवरी के सर? देखिए मेन हमारा पार्ट तो इन्वेस्टिगेटिव पार्ट है, ठीक है। अगर हमने जैसे बाइनेंस को बोला है कि इन तमाम वॉलेट एड्रेसेस को जो कि फ्रॉडलेंट थे उनको आप ब्लॉक कर दें, उनसे जो आगे वर्चुअल मनी है वो ट्रांसफर ना हो सके, तो अगर तो उसमें पैसे पड़े होंगे तो फिर हुकूमत पाकिस्तान जाहिर बात है राब्ता करेगी और इस पैसे की रिकवरी के लिए कोशिश करेंगे, बट इट इज अ लॉन्ग गेम। सर पाकिस्तानी आवाम का 18 अरब रुपए चला गया, चांसेस भी कम है, तो बतौर सरबराह साइबर क्राइम सेल सिंध आप क्या रेकमेंड करेंगे लोगों को? क्या ये डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट महफूज सरमायाकारी है, महफूज है ये? देखिए फिर आप डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, हमने अभी तक वी हैव नेवर क्वेश्चन डिजिटल करेंसी, दैट इज टोटली डिफरेंट बॉल गेम। उसकी रेगुलेट करना या ना करना, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि स्टेट बैंक का रोल उसके अंदर है, ठीक है। लेकिन एज इन्वेस्टिगेटर जो है हम उस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे। और बाकी ये है कि जो मेन हमारा मजीद किरदार जो मैं अदा कर रहा हूं कि लोगों को इसमें अवेयरनेस की जरूरत भी है। देखें जहां पे भी आप समझते हैं कि आपको अनरियलिस्टिकली हाई प्रॉफिट्स दिए जा रहे हैं, वहां पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए एक अगर कमर्शियल बैंक आपको 10% प्रॉफिट दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, अगर आपको 30% दे रहा है, तो आप समझ जाएं कि आपसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। और आपको हमेशा चाहिए, इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त भी खत्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।